हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोल कंसेप्ट के बारे में। तो देखिए, मोल कंसेप्ट हमारे पास केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कंसेप्ट है। एंड मोल कंसेप्ट को पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि मोल कंसेप्ट के अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट सारी केमिस्ट्री समाई हुई है। चाहे आप फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हो, या फिर आप कोई भी टाइप का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मोल से रूबरू होना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि विदाउट डूइंग मोल कंसेप्ट आपके पास जो फिजिकल के न्यूमेरिकल्स होते हैं वो तो हिलने ही नहीं वाले होते हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, आपका सॉलिड स्टेट हो गया, गैसेस स्टेट हो गया, जितने भी इक्विलिब्रियम चैप्टर हो गया, हर जगह मोल कंसेप्ट का ही इंपॉर्टेंस रहता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोल कंसेप्ट एंड उसको कैसे सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए, बात करूं अगर मैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मोल कंसेप्ट के अंदर, तो हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे कि मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। तो देखिए, मोल कंसेप्ट के अंदर ना बहुत डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स आते हैं, बहुत सारे सब टॉपिक्स आते हैं। अगर मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन करवाने लग जाऊं तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपसे नहीं होंगे। तो उससे बेटर ये है कि पहले मैं आपको मोल के बारे में अच्छे से बता दूं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसके न्यूमेरिकल कैसे सोल्व आउट होते हैं, जो बेसिक है इसका एकदम, कि न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले जो अप्रोच यूज करते हैं ना, जैसे कि हम हायर कैलकुलेशन करने से पहले आपको सिखाते हैं कि 2 + 2 4 होता है, उसी तरीके से बेसिक इंट्रोडक्शन में हम बात करने वाले हैं मोल कंसेप्ट के कंप्लीटली बेसिक्स के बारे में। उसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है यूडियोमेट्री। यूडियोमेट्री क्या होता है? देखिए, ज्यादातर टीचर्स बताते नहीं है यूडियोमेट्री के बारे में। अगर मैं गैसेस के साथ खेलूं, थोड़ा सा अगर मैं गैसेस के साथ खेलूं, मोल को वहां पर यूज करूं, उसकी वॉल्यूम के साथ अगर मैं डिटर्मिनेशन करूं, तो उस चीज की स्टडी को हम क्या कहते हैं? यूडियोमेट्री कहते हैं। एंड ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारे पास मोल कंसेप्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो है लिमिटिंग रिएजेंट का। लिमिटिंग रिएजेंट आप सबने सुना होगा। लिमिटिंग रिएजेंट के अंदर हमें क्या देखना होता है कि कौन सा फैक्टर डिसाइड करता है कि मेरे पास कितना प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देन आती है हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स। हमारे पास बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स रहती हैं मोल कंसेप्ट के अंदर, जैसे कि मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ये सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म्स आपकी पूरी केमिस्ट्री में यूज होती हैं। चाहे आप मोल कंसेप्ट देख लो, वहां पर भी। ठीक है, अगर आप रिडॉक्स रिएक्शन कर रहे हो, वहां पर भी यूज होती है। एंड हमारा जो 12th का चैप्टर है दैट इज सॉल्यूशन, वहां पर भी इनके बिना आप वो चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर सकते हो। तो मोल कंसेप्ट अपने आप में पूरी की पूरी केमिस्ट्री है, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में यूज होता है। इसके साथ साथ एक टॉपिक और ऐड कर लो। स्टूडेंट्स को जो है नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत दिक्कत रहती है लिटरली। तो यहां पर हम बात करेंगे एक और कंसेप्ट, दैट इज कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस। दैट इज कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट नंबर क्या होता है। ठीक है, इसके साथ साथ एसिडिटी क्या होती है, बेसिसिटी क्या होती है। ठीक है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस नॉर्मेलिटी वाले कंसेप्ट के अंदर। तो ये था हमारे पास कंप्लीटली बेसिक्स जो हम बात करने वाले हैं मोल कंसेप्ट के अंदर। तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन से। मोल कंसेप्ट के अंदर अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से कि मोल क्या होता है एंड इसके न्यूमेरिकल को कैसे हिलाना होता है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या है? मोल क्या होता है। अब देखिए, एक सिंपल तरीके से बताता हूं आपको मैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना रहे। मेरे पास कई सारी यूनिट रहती है, जैसे कि मैंने लिख दिया मीटर, मैंने लिख दिया सेकंड, ठीक है, मैंने लिख दिया केल्विन। इनका काम क्या है? इन यूनिट्स का काम क्या है? मेजरमेंट करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इन यूनिट्स का यूज किया जाता है। अब मीटर है, मीटर मेरे को किस चीज को मेजर करने में हेल्प करता है? लेंथ को। मीटर मेरा लेंथ को मेजर करने में हेल्प करता है। सेकंड मेरा किस चीज को मेजर करने में हेल्प करता है? टाइम को। उसी तरीके से मेरे पास केल्विन है, वो किस चीज को मेजर करने में काम करता है? हेल्प करता है टेम्परेचर को। यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमने यूनिट्स डिसाइड की हुई है। उसी तरीके से मोल क्या है? मेरे पास एक यूनिट है, और मोल किस चीज को मेजर करने के काम के लिए हेल्प करती है? दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक तरीके से क्या है ये? एक तरीके से ये मान के चलिए कि हमें किसी भी चीज का मास अगर मेजर करना होता है तो हम किस चीज में मेजर करते हैं? उसको किलोग्राम में मेजर करते हैं। उसी तरीके से अगर मैं नैनो साइंस में चला जाऊं, अगर मैं नैनो पार्टिकल्स, एटम, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल, इन चीज को मेजर करना हो, अगर इनकी अमाउंट को मेजर करना हो, तो मैं किस चीज का यूज करता हूं? मैं वहां पर मोल का यूज करता हूं। अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है? मोल के क्वेश्चन सोल्व करने में ना बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। लेकिन एक बात बताऊं, मोल कंसेप्ट इज नथिंग बट अ यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड पता है आपको? मैथ में आपने पढ़ा होगा। यूनिटरी मेथड क्या होता है हमारे पास?
अगर आपको यूनिटरी मेथड आता है ना, और अगर आप मोल कंसेप्ट को यूनिटरी मेथड के साथ इंटररिलेट करके देखो तो आपके 60% क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएंगे। यूनिटरी मेथड का क्या मतलब है? यूनिटरी मेथड का मतलब है, मान लो मेरे पास एक चॉकलेट है, मान लो मेरे पास एक चॉकलेट है, उसका प्राइस 5 रुपए है, तो मेरे को 2 चॉकलेट लेनी है, तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा? 10 रुपए हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इसी को हम क्या कहते हैं? यूनिटरी मेथड कहते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता चला जाएगा कि मोल कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ एक यूनिटरी मेथड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब अगर हम आगे बात करते हैं, अगर मैं अब आगे बात करूं कि हमारे पास एक नया टॉपिक आता है, दैट इज एटॉमिक मास और मास नंबर। मोल से जाने से पहले, मोल के पूरे अंदर डीपली जाने से पहले मैं आपको वो हर एक टर्म के साथ रूबरू करवा देना चाहता हूं जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करवा सकता है। मेरे पास एक टॉपिक है, इसको स्टार मार्क कर लो, दैट इज एटॉमिक मास वर्सेस मास नंबर। सॉरी, एटॉमिक मास वर्सेस मास नंबर। आपने ये 2 टर्म पढ़ी होगी, ठीक है, ये 2 टर्म पढ़ी होगी। अब दोनों टर्म्स का कईयों को मतलब ही नहीं पता कि ये अलग अलग हैं। कई तो सोचते हैं मास नंबर भी वही है और एटॉमिक मास भी वही है, लेकिन ये दोनों जो है सेम टर्म नहीं है, ये दोनों जो है अलग अलग टर्म है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं एटॉमिक मास क्या होता है, तो देखिए एक सिंपल, पहले मैं आपको एक डिफरेंशिएशन बता सकता हूं। जो एटॉमिक मास जो होता है ना, वो फ्रैक्शनल हो सकता है, लेकिन मास नंबर जो है वो कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होता। एटॉमिक मास फ्रैक्शनल हो सकता है, लेकिन मास नंबर कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है और ये क्यों होता है? तो देखिए, मास नंबर कुछ भी नहीं है, मास नंबर इज सम ऑफ प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। मास नंबर क्या होता है मेरे पास? सम ऑफ प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। अब एक बात बताओ, क्या ये चीज पॉसिबल है कि मैंने आधा प्रोटॉन ले लिया या फिर मैंने आधा न्यूट्रॉन ले लिया? ये चीज पॉसिबल नहीं होती ना। ये हमेशा क्या होता है? एक होल नंबर होगा, ये हमेशा क्या होगा? एक होल नंबर होगा। एंड इसी वजह से मास नंबर कैन नेवर बी फ्रैक्शनल, कैन नेवर बी फ्रैक्शनल। ये बात सबको क्लियर हो गई होगी कि मास नंबर फ्रैक्शनल कभी भी नहीं होता है। मास नंबर फ्रैक्शनल कभी इसलिए नहीं होता है क्योंकि इट इज सम ऑफ प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। जबकि मैं अगर एटॉमिक मास की बात करूं, अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूं तो एटॉमिक मास जो है वो फ्रैक्शनल हो सकता है। एटॉमिक मास कैन बी फ्रैक्शनल। जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन का मैं कहता हूं एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5, ठीक है। ये लेते हैं हम क्लोरीन का एटॉमिक मास, दैट इज 35.5। तो ये मेरे पास क्या है? फ्रैक्शनल है। अब देखिए सिंपल सी बात क्या है, मेरे पास एक एलिमेंट है X जिसका एटॉमिक नंबर तो है Z और उसका मास नंबर क्या है? A। तो ये A क्या है? ये A जो है वो मास नंबर होता है, ना कि एटॉमिक मास। ये A क्या है? मेरा मास नंबर है, ना कि एटॉमिक मास। तो यहां पर आप जो है वो कंफ्यूज मत होइएगा कि एटॉमिक मास और मास नंबर सेम चीज है। अब दूसरी बात अगर मैं बताऊं तो मेरे पास मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन सोल्व करते टाइम जो चीज हम लेते हैं एटॉमिक मास के तौर पे वो ये वाला है, ठीक है। इस चीज को हम यूज करते हैं हमारे मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ये बात सबको क्लियर हो गई कि एटॉमिक मास क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, एंड ये आपस में एक दूसरे से डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। अगर मैं अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं, तो थोड़ा सा ना एटम्स के ऊपर चलते हैं अब, ठीक है। थोड़ा सा एटम के ऊपर चलते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सोडियम का एटम है, मान लीजिए मेरे पास एक सोडियम एलिमेंट है, एटम नहीं मानिए, एक एलिमेंट है। मुझे पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11, और इसका मास नंबर क्या है? 23। कोई डाउट नहीं है। अब मैंने कहा इसका जो मास है वो 23 ग्राम है, दिख रहा है मुझे, इसका मास कितना है? 23 ग्राम है। अब कोई मुझे ये बताएगा कि ये जो 23 ग्राम मास है इस सोडियम का, वो एक एटम का मास है या फिर कितने एटम का मास है? ऑब्वियस सी बात है, एटम से मिलकर बना है मेरा सोडियम एलिमेंट। अब ये जो मैंने 23 ग्राम इसका मास बताया है, ये एक एटम का मास बताया है, फिर कितने एटम का मास बताया है? तो ध्यान से सुनिएगा, हमेशा मोल कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो जो सोडियम का मैंने मास बताया 23 ग्राम, ये हमेशा 6.023 इंटू 10⁻23 एटम का मास होता है। यहां पर देखिए, अगर मैंने ग्राम वर्ड यूज कर दिया ना, तो ग्राम वर्ड का मतलब है कि मैंने इतने एटम्स का मास बताया है उसे, ठीक है, समझ में आया। वहीं अगर मैं एक एटम का मास बताऊं, तो इसके एक एटम का मास कितना है? 23 AMU। इसका एक एटम का मास कितना है? 23
AMU। अब समझ में नहीं आया होगा ये कैसे हो गया, मैंने कहा था ना सारा का सारा यूनिटरी मेथड है। देखिए सिंपल सी बात है, 6.023 इंटू में 10⁻23 सोडियम एटम के मास का कितना मास है, 23 ग्राम। ठीक है, इतने एटम का मास कितना है, 23 ग्राम है। वहीं अगर मैं बात करूं अगर एक एटम के मास की, मैंने क्या कहा, एक एटम का मास कितना होगा, 23 AMU। इसकी तरफ लेके चल रहा हूं मैं आपको कि एक एटम का मास कितना है। तो एक एटम का मास कितना होगा, 23 डिवाइड बाय 6.023 इंटू में 10⁻23। ठीक है, और अब देखो ये क्या है, 1/6.023 इंटू में 10⁻23 को मैं क्या कहता हूं, इसे कहता हूं मैं AMU। इसको हम कहते हैं AMU, यानी कि इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं 23 AMU से। अब क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा कि इस टर्म को हमने AMU क्यों कहा, इस चीज को हमने AMU क्यों कहा। तो इसकी तरफ थोड़ा सा रुक करते हैं कि इस चीज को हमने AMU क्यों कहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि अगर किसी भी एलिमेंट के मास के सामने ग्राम लिखा हुआ है ना, तो उसका क्या मतलब है कि वहां पे हमने उसके इतने एटम्स का मास कंसीडर किया हुआ है, इतने एटम्स का मास कंसीडर किया हुआ है। लिथियम है, लिथियम का मास कितना होता है, 3 ग्राम। यानी कि क्या मतलब है इसका कि 6.023 इंटू में 10⁻23 एटम का मास कितना है, यहां पे 3 ग्राम है। ठीक है, 6.023 इंटू में 10⁻23 एटम का मास यहां पे मैंने कितना लिया है, 3 ग्राम लिया हुआ है। अब बात करते हैं कि मैंने इस 1/6.023 इंटू 10⁻23 को AMU कैसे कह दिया। ठीक है, इसकी तरह थोड़ा सा रुक करते हैं, अब थोड़ा सा इस चीज को लेके बात करते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा था, एक होता है मेरे पास एटॉमिक मास और एक होता है मेरे पास मास नंबर। मास नंबर क्या था मेरे पास, मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। ये बात सबको क्लियर है। और दूसरी बात मैंने क्या कहा था, एटॉमिक मास, और एक दूसरा क्या होता है मेरे पास, एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को लेके मैंने क्या कहा था, इट इज नॉट अ सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये मेरे किसी भी एलिमेंट का मास होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का मास होता है, और ये क्या हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है। ये क्या हो सकता है मेरे पास, फ्रैक्शनल हो सकता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये फ्रैक्शनल क्यों होता है। ये फ्रैक्शनल इसलिए होता है क्योंकि ये हमेशा रिलेटिव मास होता है। ये क्या होता है, एक रिलेटिव मास होता है, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं वाया रिलेशन विद कार्बन 12 एटम, वाया रिलेशन विद कार्बन 12 एटम। ठीक है, अब इसी चीज को हम प्रूव करने वाले हैं। मैंने अभी क्या कहा था कि सोडियम के एक एटम का मास अगर मैं कंसीडर करता हूं तो वो कितना होगा मेरे पास, 23 AMU। ठीक है, अब देखिए AMU को डिफाइन कर रहा हूं मैं। अब AMU क्या होता है, AMU डिफाइन हुआ है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। देखिए स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि मैं पका रहा हूं, स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि ये बात तो हमें पता है, मे भी कुछ स्टूडेंट्स को पता भी हो, और स्टूडेंट्स को ये भी लग रहा होगा कि इसका क्या मतलब है कि आप हमें मोल कंसेप्ट के अंदर शुरू में ये बता रहे हो। धीरे धीरे पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलोगे ना, धीरे धीरे चीजों को समझते चलोगे, तभी आपका मोल कंसेप्ट अच्छा होगा। आप कभी भी ऐसे नहीं कर सकते कि डायरेक्ट मोल कंसेप्ट में आप क्वेश्चन के ऊपर जंप कर रहे हो एंड आप उस क्वेश्चन को कर रहे हो, क्योंकि मोल कंसेप्ट में वन ऑफ द मोस्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पाए जाते हैं। अब उन वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन की कोई एंडिंग नहीं है। अब आप कितने क्वेश्चन करते चलोगे, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। आपने 10 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, आपके एग्जाम में कंफर्म है 12वां क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, 12वें डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। अब वो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं किया, क्यों, फायदा क्या है। तो इसीलिए मोल कंसेप्ट का अगर आपको बेसिक क्लियर होगा ना, तो आपको जो है इतने ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करने में ना तो प्रॉब्लम होगी, और अगर आपके सामने कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ भी जाए जो आपने प्रैक्टिस ना किया हो, तो वहां पर आप उस चीज को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपके पास बेस है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कहा, एक AMU को डिफाइन कैसे करते हैं, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अब मुझे क्या निकालना है, पहले कार्बन 12 एटम का मास निकालना है। कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, किसी भी चीज का मास अगर ग्राम में है तो उसका क्या मतलब है कि 6.023 इंटू में 10⁻23 एटम का मास मुझे गिवन है, और कितना होगा कार्बन का, 12 ग्राम। सबको बात पता है ये। अगर मैं वहीं पर मुझे क्या चाहिए, मास 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, एक एटम का मास चाहिए, तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा, एक एटम का मास हो जाएगा मेरे पास 12/6.023 इंटू में 10⁻23।
ठीक है, एक एटम का मास आ गया ये। अब एक बात बताओ, ये मैं क्या कर रहा हूं, ये सारा यूनिटरी मेथड ही तो है। 5 चॉकलेट 10 रुपए की है तो एक चॉकलेट कितने की हो जाएगी, डिवीजन कर देंगे हम, ये सारा यूनिटरी मेथड ही तो है। अब देखिए एक एएमयू क्या होता है, ये मेरे पास क्या आ गया, कार्बन के एक एटम का मास आ गया। अब मैंने क्या कहा, एक एएमयू किसकी इक्वल है, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो एक एएमयू क्या होता है मेरे पास, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, और कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना है, 12/6.023 इंटू में 10⁻23। 12 to 12 कैंसल आउट, दैट इज 1/6.023 इंटू में 10⁻23। और यही मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले आपको, यही तो मैंने बताया था कि 1/6.023 इंटू में 10⁻23 को मैं क्या कहता हूं, एक एएमयू कहता हूं। अब यहां पे ये चीज यही देख लो, एक एटम के जब मैंने मास निकाला था तो एक एटम का मास कितना आ जाएगा, 23 डिवाइड बाय 6.023 इंटू में 10⁻23। ठीक है, यहां पर जब मैं एक एटम का मास निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 23 डिवाइड बाय 6.023 इंटू में 10⁻23। और मैंने इसको क्या कहा था, इसको मैंने कहा एक एएमयू, इसको मैंने क्या कहा, एक एएमयू। इसीलिए सोडियम के एक एटम का मास कितना हो जाएगा, 23 AMU हो जाएगा। AMU का क्या मतलब है, यूनिफाइड मास, एक एटम का मास। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी काफी ज्यादा जरूरी है। अब हम धीरे धीरे मोल कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, और यकीन मानिए अब जब हम जो चीज पढ़ेंगे ना वो आपके लिटरली काफी काम आने वाली है। ठीक है, अब हम जो चीज पढ़ेंगे वो काफी काम हमारे आने वाली है। अब देखिए थोड़ा सा अब मैं मोल कंसेप्ट की तरफ और आगे बढ़ता हूं। ये सारा बेस आपको क्लियर हो गया होगा कि कितने एटम का मास होता है हमारे पास। अगर मैं किसी भी एलिमेंट का मास ग्राम में लिख रहा हूं तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि मैंने वो 6.023 इंटू में 10⁻23 एटम्स का मास बताया है। ठीक है, अब देखिए ये जो चीज बताई है, अब आपको यूटिलिटी बताता हूं मैं, इसकी क्या यूटिलिटी हो सकती है। मेरे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल है, मेरे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल है, मैंने कहा इसका मास बताओ मुझे कितना होगा। अगर मैं वाटर का एक मॉलिक्यूल ले लूं, अगर मैं वाटर का एक मॉलिक्यूल ले लूं और अगर मैं वाटर के 6.023 इंटू में 10⁻23 मॉलिक्यूल ले लूं, इन दोनों का मास बताना है। ठीक है, मुझसे क्या कहा है, मेरे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है, उसमें मैंने दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास बताना है। एक बार तो मैंने ले लिया 6.023 इंटू में 10⁻23 मॉलिक्यूल, और एक बार मैंने ले लिया क्या, एक मॉलिक्यूल। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, देखिए एटम्स कह लीजिए, एटम्स हम कब यूज करेंगे, जब हम एटॉमिक नंबर की बात एटम्स की बात करेंगे। मॉलिक्यूल कब कहूंगा, जब मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूंगा। मैं पार्टिकल्स कब कहूंगा, जब मैं पार्टिकल्स की बात करूंगा। ये सारी की सारी एक ही चीजें हैं, डिपेंड करता है कि मेरे पास जो मैंने स्पीशीज ली हुई है वो एटम है, मॉलिक्यूल है या पार्टिकल है। वाटर मेरे पास क्या है, मॉलिक्यूल है, वाटर मेरे पास मॉलिक्यूल है। सोडियम का मैंने पहले क्या लिया था, एक एलिमेंट है, एलिमेंट किससे मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है, इसलिए मैंने एटम टर्म यूज की थी। लेकिन वाटर के अंदर मेरे पास क्या है, मॉलिक्यूल है। अब देखिए मैंने क्या कहा कि मैंने जो है H2O के इतने मॉलिक्यूल ले लिए, इनका मास कितना होगा। तो इतने मॉलिक्यूल अगर मैं ले लेता हूं यहां पर, तो इनका मास मुझे देखने को कितना मिलेगा, यहां पे मुझे देखने को मिल जाएगा 18 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पे अगर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इतने नंबर ऑफ एटम या इतने नंबर ऑफ पार्टिकल लेता हूं तो वहां पर मैं क्या यूज करूंगा, ग्राम यूज करूंगा। ठीक है, वहीं अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूं तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा मेरे पास, वहां पे हो जाएगा मेरे पास 18 AMU, या फिर मैं क्या कह सकता हूं, 18 डिवाइड बाय 6.023 इंटू में 10⁻23। और इसको मैं क्या कहता हूं, इसको मैं कहता हूं 1 AMU। ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी तक। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा सा मैं कोरिलेट कर देता हूं जितना भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, जितना भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है। हमने क्या क्या बात करी है अभी तक, हमने बात कर ली है एटॉमिक मास वर्सेस मास नंबर, ये बात कर ली हमने। दूसरी हमने मोल की बात कर ली। मोल क्या होती है, मेरे पास एक मेजरमेंट के लिए यूनिट डिसाइड है, और उसमें मैंने आपको बात कर ली AMU की और ग्राम। इन दोनों चीजों को हम कब यूज करते हैं। अब मैं अगर नेक्स्ट बात करूं मोल की, ठीक है, अब मैं अगर बात करता हूं मोल की, कि मोल के अंदर मेरे पास
कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कितने नंबर ऑफ एटम्स या फिर किस चीज से मिलकर मेरा मोल बना होता है। तो देखिए एक बात ध्यान से जान लीजिए, एक मोल का मतलब क्या है। मैंने अभी क्या बताया, मोल हमें क्या बताता है, एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए काम आती है, और ये हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ एटम्स के बारे में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो देखिए एक मोल का क्या मतलब है, अगर मैं किसी भी एलिमेंट के, अगर मैं किसी भी एलिमेंट के या किसी भी मॉलिक्यूल के या फिर किसी भी कंपाउंड के, ठीक है, पार्टिकल्स के या फिर किसी भी पार्टिकल्स के 6.023 इंटू में 10⁻23 सब्स्टिट्यूएंट ले लेता हूं ना, तो उसका मतलब क्या है मेरे पास, उसका मतलब है एक मोल। समझ में आया? एक मोल का मतलब है इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर इतने नंबर ऑफ एटम्स या फिर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज। कि मेरे पास मैंने पार्टिकल लिया हुआ है किसी भी चीज के, मैं एलिमेंट की बात, एटम की बात कर रहा हूं या फिर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। एक मोल का मतलब ये है। मैंने कहा कि H2O का मैंने एक मोल ले लिया, मैंने क्या कहा, H2O का मैंने एक मोल लिया है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है यहां पर मैंने H2O के 6.023 इंटू में 10⁻23 मॉलिक्यूल लिए हुए हैं। इसका क्या मतलब है, यहां पे मैंने H2O के, वाटर के इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिए हुए हैं। मैंने कहा मैंने सोडियम का एक मोल लिया है, मैंने सोडियम का एक मोल लिया है, यानी कि मैंने वहां पे क्या किया है, मैंने वहां पर सोडियम के 6.023 इंटू में 10⁻23 एटम्स लिए हुए हैं। ठीक है, यहां पे क्या मतलब है, मैंने सोडियम के इतने नंबर ऑफ एटम्स लिए हुए हैं। सबको क्लियर हो गई ये बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एक चीज और बता देता हूं मैं, जैसा कि मैंने कहा आपको कि मोल जो है, अगर मैं गैसियस स्टेट के अंदर, गैसियस फेज में बात करूं, अगर मैं मोल के साथ गैसियस फेज में खेलूं, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, यूडियोमेट्री यूज करते हैं। तो एक मोल जो है वो इक्वल होता है मेरे पास 22.4 लीटर के। एक मोल मेरे पास इक्वल होता है 22.4 लीटर के। ये बात सबको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सबको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोल्स निकालते कैसे हैं। ये सारा का सारा बेसिक खत्म हो गया। अब हम डायरेक्टली बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ और इसके फॉर्मूला की तरफ। ये सारा का सारा अभी तक बेसिक चल रहा है, और ये मान के चलो कि बेसिक में इतना बताया है, तो जब मैं यूडियोमेट्री आपको करवाऊंगा, जब मैं आपको लिमिटिंग रीजन कराऊंगा, तो किस टाइप के, किस हद तक करवाऊंगा। और एक बात मान के चलना, मैं ना एक ही एग्जाम्पल के साथ डिफरेंट चीजों को कोरिलेट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूं, रेदर देन एक ही चीज के 50 एग्जाम्पल, अलग अलग एग्जाम्पल देने में। ठीक है, तो वहां पर मैं क्या करूंगा, वहां पर मैं एक ही रिएक्शन दूंगा, और उसी एक रिएक्शन से मैं आपसे 3 से 4 डिफरेंट चीजें निकलवा लूंगा, ताकि आपको एक ही एग्जांपल के अंदर डिफरेंट चीजें निकालनी आ जाए। और इस तरीके से जो है आपका कंसेप्ट जो है ज्यादा क्लियर होगा, रेदर देन मैं आपको 5 अलग अलग एग्जांपल दूं तो। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं मोल्स निकालते कैसे हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। बहुत सारे फॉर्मूलाज है मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। सबसे पहला क्या है मेरे पास, गिवन मास। जो मुझे मास गिवन है उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं एटॉमिक मास के, उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं एटॉमिक मास से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर मुझे पार्टिकल्स गिवन है किसी भी एलिमेंट के, तो मैं वहां पे मोल कैसे निकाल सकता हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन डिवाइड बाय एन। क्योंकि मैंने क्या कहा था, एक मोल का क्या मतलब है, वहां पे एन नंबर ऑफ पार्टिकल है। ठीक है, मान लो मैंने कहा कि एक मोल का मतलब है वहां पे 12 पार्टिकल है। एक मोल का मतलब, मान लीजिए एज्यूम है ये, कभी इसको सीरियस ले लो, एक मोल का मतलब है वहां पे 12 पार्टिकल्स हैं। मुझे उस एलिमेंट के 24 पार्टिकल गिवन है, मुझे उस एलिमेंट के 24 पार्टिकल गिवन है, और मुझसे पूछा हुआ है कि बताओ, यानी कि वो एलिमेंट मेरे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स में प्रेजेंट होगा। तो मुझे पता है एक मोल का मतलब है 12 पार्टिकल, तो 24 पार्टिकल्स का मतलब क्या हो जाएगा, 24 को डिवाइड कर दूंगा 12 से, दैट इज 2 मोल। ये सारा का सारा क्या है मेरे पास, यूनिटरी मेथड ही तो है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था, अगर आप मोल कंसेप्ट को यूनिटरी मेथड के साथ, अगर आप मोल कंसेप्ट को यूनिटरी मेथड के साथ कोरिलेट करके चलोगे ना, तो आपको जस्ट एक सिंपल मैथ लगेगा, जो कि बच्चे करते हैं ना 5th 6th में, वो वाला। सबको दिक्कत, सबको समझ में आ गया ये कि मोल्स को हम किस किस फॉर्म में ले सकते हैं। मोल्स को निकालने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास। दूसरा फॉर्मूला क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एन। ठीक है, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं,
अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, गिवन वॉल्यूम, तो मैं क्या कर सकता हूं, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4। ये वैसे वॉल्यूम जो है वो हम गैसीय स्टेट में ही यूज करते हैं और कहीं पे यूज नहीं करते हैं। तो मुझे पता है कि एक मोल के लिए कितनी वॉल्यूम होती है, 22.4 लीटर। किसी भी चीज स्पीशीज की वॉल्यूम होती है 22.4, उसकी दी हुई है 48.4। किसी स्पीशीज की वॉल्यूम दी हुई है 48.4 और मुझसे पूछा हुआ है कि वहां पर मेरे पास कितने मोल्स उसके प्रेजेंट होंगे। कोई दिक्कत अभी तक नहीं है? एक सेकेंड, ठीक है। एक स्पीशीज की वॉल्यूम गिवन है कि 48.4 लीटर उसके प्रेजेंट है, तो बताओ उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। मुझे पता है एक मोल की वॉल्यूम कितनी होती है, 22.4, तो इतनी मोल्स की वॉल्यूम, इतनी इस वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे मुझे पता है। 22.4 से डिवाइड कर दूंगा, दैट इज 44.8, सॉरी यहाँ पे 44.8 कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे मेरे पास, 2 मोल आ जाएंगे। सिंपल मैथ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्मूला रह सकते हैं। 3 तो मैंने आपको बता दिए। मान लीजिए आइडियल गैस है, कोई भी एक आइडियल गैस है, उसके अंदर मुझे वॉल्यूम, उसके अंदर मुझसे पूछा हुआ नंबर ऑफ मोल्स बताओ। कोई भी मेरे पास एक आइडियल गैस है, उसके अंदर कहा हुआ है मुझे नंबर ऑफ मोल्स बताओ। प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है। तो वहां पे मैं कैसे निकालता हूं नंबर ऑफ मोल्स को, मैं वहां पे फॉर्मूला लगाता हूं PV इक्वल टू में nRT। तो n क्या बताता है मुझे, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में। n क्या बताता है मुझे, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में। कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मैंने इसलिए आपको कहा था, आपको मोल्स कंसेप्ट का जो है बेस पता होना चाहिए। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तो अनलिमिटेड है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो तो अनलिमिटेड रहते हैं मोल कंसेप्ट के अंदर। अब चलिए, अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। बेसिक क्वेश्चंस की बात करेंगे आज हम कि मोल कंसेप्ट के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं बेसिक में, एकदम बेसिक में। क्योंकि आज की वीडियो जो है कंप्लीटली बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में है, लेकिन बेसिक्स में भी मैं आपको कई सारी डिफरेंट चीजें बताने वाला हूं जो कि आपने मे भी ना पढ़ी हो, मे भी ना सुनी हो। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, कि मेरे पास 92 ग्राम ऑफ सोडियम गिवन है। मेरे पास 92 ग्राम सोडियम गिवन है। मुझे बताना है कि यहां पे नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कितने प्रेजेंट है। अब देखिए सिंपल सा है, नंबर ऑफ मोल्स मुझे सोडियम के पूछे हुए हैं। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट, क्या होता है, गिवन वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, गिवन वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट। गिवन वेट गिवन है मुझे, इट इज 92 वेट मुझे गिवन है। और सोडियम का मास कितना होता है मेरे पास, 23। सोडियम का मास कितना होता है मेरे पास, 23। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, 4 मोल। यानी कि मेरे पास 92 ग्राम ऑफ सोडियम में 4 मोल ऑफ सोडियम प्रेजेंट होंगे। अगर मैं सोडियम का 92 ग्राम ले लूंगा तो वहां पे सोडियम कितने मोल प्रेजेंट होंगे, 4 मोल प्रेजेंट होंगे। कोई दिक्कत अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। ये एकदम बेसिक है, मैंने आपको कहा कि लेवल और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको कराता चलूंगा। मेरे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि 46 ग्राम ऑफ सोडियम गिवन है मुझे, 46 ग्राम ऑफ सोडियम गिवन है एंड मुझसे पूछा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। अब भी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे गए हो ना, बहुत डिफरेंट तरीके होते हैं इनको सोल्व करने के लिए। लेकिन सबसे आसान, सबसे रिलायबल मेथड क्या होता है कि हर चीज को पहले आप मोल्स में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि मोल के साथ खेलना बहुत आसान रहता है एज कंपेयर टू डायरेक्ट किसी भी चीज का रिजल्ट निकालने के, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले इसको क्या करूंगा, मोल्स में कन्वर्ट कर लूंगा। जो वीडियो अभी देख रहे हैं इसे, वो क्या करना, वीडियो को पॉज कर लेना, खुद से निकालने की कोशिश करना कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, एंड देन आप अगर अपना आंसर मैच करने के लिए वीडियो कंटिन्यू करना, ठीक है। अब देखिए मोल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, गिवन वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट। गिवन वेट कितना है 46, एटॉमिक वेट कितना है 23, और ये इक्वल हो जाएगा मेरे पास 2 मोल के। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 मोल के। ये बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, मुझसे पूछा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे एक एटम के अंदर। सोडियम का अगर मैं एक एटम लेता हूं तो एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम के 11। सोडियम के एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो
2 मोल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कुछ आइडिया मिल रहा है? कुछ हिंट मिल रहा है? बताता हूँ। मोल है, मोल को पहले एटम्स में कन्वर्ट कर लें। अब मैंने आपको शुरू में बताया था, जब बेसिक बता रहा था, एक मोल का मतलब क्या होता है, वहां पे कितने एटम्स होते हैं? 6.023 इंटू में 10⁻23 एटम्स। ठीक है, एक मोल में इतने एटम्स होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इसको मोल में कन्वर्ट, एटम्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा, 2 × 6.023 इंटू में 10⁻23 मैं यहाँ पे कर दूंगा। ये मेरे क्या हो गए, यहाँ पे मेरे पास 46 ग्राम ऑफ सोडियम में इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। 46 ग्राम ऑफ सोडियम में इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो गए। अब दूसरी चीज मुझसे क्या पूछी हुई है, मुझसे एटम्स के बारे में नहीं पूछा हुआ, मुझसे पूछा हुआ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। और मुझे पता है एक एटम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इतने एटम्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 11। और यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर। यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि 46 ग्राम ऑफ सोडियम के अंदर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे देखने को मिलते हैं। कोई दिक्कत अभी तक? कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ताकि कोई भी दिक्कत हो मैं आपको सॉल्व आउट कर सकूं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं ताकि आप खुद से करके देख सको, क्योंकि मैं करवाता रहूंगा, आपको आसान लगेंगे और आपको समझ लगेगा कि हाँ ये तो हो ही जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन क्या है, आपके लिए क्वेश्चन है कि 9 ग्राम ऑफ लिथियम के अंदर, क्वेश्चन क्या है, 9 ग्राम ऑफ लिथियम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 9 ग्राम ऑफ लिथियम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? अब मैंने जानबूझ के सेम टाइप का क्वेश्चन दिया है ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, अब देखिए, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं मैं। ये तो अभी तक हम सिंपल एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, सोडियम हो गया, लिथियम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 36 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, 36 ग्राम ऑफ वाटर गिवन है मुझे, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मुझे मिलेंगे? तो वही है, सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए मेथड सेम है, बस आपको चीजों को इवेल्युएट करना आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा, और मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, दैट इज यहां पे मेरे पास कितने आ गए, 2 मोल। ठीक है, 2 मोल आ गए। अब मुझे पता है एक मोल के अंदर, वाटर के एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, 6.023 इंटू में 10⁻23। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बेसिक बताया था कि मैंने आपको कहा था एक मोल का मतलब क्या है, इतने नंबर ऑफ एटम्स या इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो एक मोल ऑफ वाटर के अंदर इतने नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, तो 2 मोल मुझे गिवन है, तो 2 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे मुझे, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे देखने को मिल जाएंगे। अब हमसे क्या पूछा हुआ है, मुझसे पूछा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। मुझे यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने देखने को मुझे मिलेंगे। अब कंफ्यूजन, अब हम इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे देखें, लिथियम के अंदर तो हमें पता है, सॉरी सोडियम के अंदर तो हमें पता है कि वहां पे 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि वो तो एक एलिमेंट है, एलिमेंट्स के अंदर क्या आराम से हमें दिख जाता है, ये होता है ना, सोडियम 11 23, यहाँ पे तो हमें दिख रहा है 11 इलेक्ट्रॉन है। तो वाटर के अंदर तो अब 2 अलग अलग मेरे पास स्पीसीज हो गई, एक तो मेरे पास ऑक्सीजन एटम है, एक मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे देखेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए कुछ भी नहीं करना होता, आप H2O का मॉलिक्यूल लीजिए, इसको अलग कीजिए, इसको अलग कीजिए, दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, वो आपके इस मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या होता है मेरे पास 8 16, हाइड्रोजन क्या होता है मेरे पास 1 1। ठीक है, ये मेरे पास हाइड्रोजन, ये मेरे पास ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, और हाइड्रोजन के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के अंदर। मुझे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन गिवन है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे टोटल इलेक्ट्रॉन 10 आ जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे किसके अंदर, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। सबको क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको समझ में आ रहा होगा। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट, अब थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपको पता चले कि कितने डिफरेंट टाइप के मेरे पास चीजें हो सकती है। अब देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन 196 ग्राम ऑफ H2SO4, 196 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक है, सब कुछ दिख रहा है क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटम्स इन
196 ग्राम ऑफ H2SO4। अब देखिए H2SO4 का वेट कितना होता है, एटॉमिक वेट कितना होता है, इट इज 98। ठीक है, पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लूं। मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 196 डिवाइड बाई 98, यहां पे कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 मोल्स। ठीक है, 2 मोल्स आ गए। दूसरी बात, एक मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं मेरे पास, एक मोल के अंदर 6.023 इंटू में 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो 2 मोल्स के अंदर कितने एटम्स हो जाएंगे, 2 मोल्स के अंदर मेरे पास इतने एटम्स हो जाएंगे। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, राइट, रॉन्ग। ये अब की बार मेरे को क्या गिवन है, यहां पे अब की बार मुझे H2SO4 गिवन है, और H2SO4 क्या होता है, कंपाउंड होता है। H2SO4 क्या होता है, कंपाउंड होता है। एंड इस कंपाउंड के अंदर कितने डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट है हमारे पास, 2 हाइड्रोजन के, 1 सल्फर का और 4 ऑक्सीजन के। ये एटम्स प्रेजेंट है ना, एक H2SO4 के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट है, 1 सल्फर का एटम प्रेजेंट है और 4 ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है। तो यहां पर मेरे पास इनको मिला दूं तो कितने नंबर ऑफ एटम्स हो गए, 4 5 6 7। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब मेरे पास आएगा कि H2SO4 के अंदर इतने ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। सबको समझ में आ रहा है यहां पे क्या हुआ है, सबको समझ में आ रहा है। यहां पे हमारे पास एटम्स पूछा था अब की बार, एटम्स। तो ये तो मेरे पास आ गए 2 मोल्स को, जब मैं 2 को इतना करूंगा ना मैं, तो यहाँ पे H2SO4 के अंदर आ गया कि H2SO4 के अंदर इतने मोल्स हैं। इस मोल को मैंने कन्वर्ट कर दिया एटम्स के अंदर। लेकिन H2SO4 खुद कितने नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है, 7 डिफरेंट एटम से मिलकर बना हुआ है ना, तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमारे पास जाके आंसर निकल के आता है। तो ये एक डिफरेंट टाइप है, जो कि मैंने आपको कहा कि मोल कंसेप्ट के अंदर हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन, एक और आखिरी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपको, लेकिन जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि हमें कैसे क्या कुछ करना होता है। ठीक है, अब मेरे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें गिवन है, हमें बताना है नंबर ऑफ एटम्स इन 52 AMU ऑफ हीलियम। ठीक है, हमसे क्या पूछा हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स इन 52 AMU ऑफ हीलियम। और हीलियम का वेट कितना होता है, हीलियम का मेरे पास वेट होता है 4। हीलियम का वेट कितना होता है मेरे पास, 4। ठीक है, अब देखिए 4 यहां पे मैं क्या लूंगा, 4 AMU लूंगा। ठीक है, पहली बात तो क्या, यहां पे मैं मोल्स में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं इसको डायरेक्टली, क्यों, क्योंकि यहां पे मुझे क्या गिवन है, AMU गिवन है, ग्राम गिवन नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स हम कब निकालते हैं, जब ग्राम गिवन हो। ग्राम मैंने क्या कहा था, 6.023 इंटू में 10⁻23 का मतलब क्या है, वहां पे 1 मोल है। इतने एटम्स हो तो वहां पे 1 मोल है। ठीक है, तो यहां पे मुझे ऑलरेडी क्या गिवन है, AMU गिवन है, यानी कि यूनिफाइड मास गिवन है। यूनिफाइड मास अगर गिवन होता है तो वहां पे हम मोल्स में कन्वर्ट नहीं करते और ना ही इसको मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मोल क्या होता है, इतने एटम का मास। ठीक है, इतने एटम का मास, लेकिन यहां पे हमारे पास ग्राम में नहीं गिवन है, तो यहां पे हम मोल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। यहां पे अगर मैं 52 को डिवाइड कर देता हूं 4 से, ठीक है, ये क्या है, देखिए क्या है मेरे पास, 4 AMU। AMU का क्या मतलब हो गया कि ये 1 एटम का मास है, ये 1 एटम का मास है, इतना मुझे गिवन है। तो यहां पे जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 13। यहां पे मेरे पास क्या आ जाएंगे, ये एटम्स ही आ जाएंगे। समझ में आ रहा है, यूनिटरी मेथड ही तो है ये, कि 1 एटम का मास, हीलियम के 1 एटम का मास है 4 AMU, तो इतना मास मुझे गिवन है। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम्स आएंगे, अब की बार मोल्स नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अब की बार मुझे यहाँ पे AMU के साथ ट्रीट करना है, ना कि ग्राम के साथ। तो ये था हमारे पास आज के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, जहां पे हमने बात की है कि मोल कंसेप्ट, मोल क्या होता है, ठीक है, एटॉमिक मास और मास नंबर क्या होता है। उसके अलावा हमने बात की है कि रिलेटिव मास क्या होता है, यूनिफाइड मास क्या होता है, एंड देन हमने मोल को निकालने के लिए जो डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं उनके बारे में बात की है, एंड कुछ डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स के बारे में बात की है कि हमें किस तरीके से इनके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक
शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर मेरे को मैसेज ड्रॉप आउट कर देना। जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वो है @shivam898। यहाँ पर जाकर आप मुझसे अपने किसी भी टाइप की क्वेरी को पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।